हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू। यानी कि आज से ही वार्षिक पेपर के लिए मैं आपको तैयारी कराने वाली हूं क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए सेट ए लेकर आ चुकी हूँ वार्षिक पेपर के लिए। इस तरीके से कुल 6 सेट हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी इंग्लिश इन्हीं 6 सेटों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा सोल्यूशन के साथ देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सभी को पता है पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा। पहले क्वेश्चन में हमसे पैसेज पूछा जाता है और उसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उन्हें हमें पैसेज को पढ़कर उन क्वेश्चनों को हमें आंसर करना होता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट इस पैसेज की कहानी बता देती हूँ कि किस तरीके से क्या इसमें पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है, पहले पैसेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेते ताकि आइडिया हो जाए हमें। तो देखिए लॉन्ग एगो इन मंगोलिया, यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया में, देयर लिव एन एम्पायर हु फेयर्ड ग्रोइंग ओल्ड। यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहता था, हु फेयर्ड ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि जिसे वह बूढ़े होने से उसे डर लगता था। वन डे, एक दिन, ही सो एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, यानी एक दिन उसने सड़क पर बूढ़े व्यक्ति को देखा। चलिए इसकी कहानी में शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि क्या इसमें पूछा गया है। यानी कि देखिए मंगोलिया एक राज्य था, वहां पर बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा को बूढ़े होने से बहुत ही डर लगता था। क्या होने लगता था उसे, बूढ़े होने से बहुत ही डर लगता था। एक दिन उसने सड़क पर क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। उस बूढ़े आदमी को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी को देखते ही उसने राज्य में आदेश दे दिया कि जितने भी राज्य में बूढ़े लोग हैं उनको अपना ये राज्य छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसने अपने राज्य से सारे बूढ़े आदमियों को एक तरह से भगा दिया। ये हो गया आपका। लेकिन कुछ दिनों बाद ही राज्य में क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। उस तूफान जो था वो बहुत ही भयंकर था। उसकी तूफान की चपेट में राजा का राज्य महल भी आ गया। उस चपेट में राजमहल में क्या क्या नुकसान हो गया, सारा सामान राजा का उड़ गया। और उड़ने के साथ साथ उसका जो एक कीमती घड़ा था राजा के पास, जो किसका था, सोने का था, वो बहुत ही कीमती था, वो तूफान अपने साथ उड़ा के ले गया। राजा को वो जो घड़ा था वो बहुत ही प्रिय था। उसके लिए तूफान के थमने के बाद राजा ने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी उसके कीमती घड़े को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। सब लोग घड़े को ढूंढने लगे लेकिन घड़ा कहीं भी नहीं मिला। लेकिन पासी के एक झील में किनारे पे अंदर यानी कि सतह पर घड़ा चमकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सभी उस पर टूट पड़े निकालने के लिए, लेकिन जो घड़ा था वो किसी के हाथ में नहीं आया। वो जो भी उसको निकालने के लिए नीचे हाथ डाले उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी आया, घड़ा नहीं आया। यही कहानी है इस पैसेज में, छोटी सी कहानी बताई है मैंने। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, यानी कि जो सम्राट था वो उस बूढ़े आदमी को देखकर परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया, तो देखिए क्यों परेशान हो गया, अभी हमने कहानी में देखा था क्यों हो गया था, क्योंकि वो खुद बूढ़ा होने से डरता था। तो क्या होगा इसका आंसर होगा आपका, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका, द पीपल सो द गोल्डन पिचर। क्या होगा, द पीपल सो द गोल्डन पिचर, यानी कि जो लोगों ने सोने का घड़ा कहां देखा था। यानी कि द पीपल सो द गोल्डन पिचर कहां देखा था, तो उन्होंने एक पासी की लेक में उसे देखा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इन अ लेक नियर बाय। पासी की एक लेक में उन्होंने उस घड़े को देखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, द एम्परर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द, यानी कि जो सम्राट का आदेश था, क्या था सम्राट का आदेश, कि सारे जो बूढ़े आदमी है उसका राज्य छोड़ दे। तो क्या होगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका ऑन
ओल्ड मैन क्या होगा, ओल्ड मैन शुड लीव, सी वाला रहेगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, यानी कि जो सारे बूढ़े आदमी है उसका राज्य छोड़ दे। अगला है आपका व्हाट डिड द पीपल हु वांट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, यानी कि जो घड़ा लाने गए थे लोगों को क्या मिला, क्या मिला था, तो वो घड़ा नहीं उनके हाथ में घड़ा नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी हाथ में आ रहा था, तो अ हैंडफुल ऑफ वाटर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द एम्परर फेयर्ड, तो जो सम्राट को किससे डर था, किससे डर था, वो बूढ़ा होने से डरता था, तो गेटिंग ओल्ड, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, समझाने की भी कोशिश की है थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए पैसेज को देखते हैं पूरे को और अच्छे से इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैसेज इस तरह से दिया हुआ है, चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से पूरा पैसेज हमसे पूछा गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे भी दिए गए हमें, तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, तेल के बारे में बात की गई है। क्या बताया गया है कि तेल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से तेलों का यूज होता है और किस तरीके से तेल बनता है, उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि जो इस पैसेज के अनुसार है जो वनस्पति तेल है उसका उपयोग कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर उसका यूज होता है, तो इसका यूज होता है हमारा कुकिंग में, ए वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि जो खाना पकाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर्स, यानी कि जो राजनीतिक और इंजीनियरों द्वारा अक्सर किस प्रकार का तेल का उल्लेख किया जाता है, तो कौन से तेल का, मिनरल ऑयल का, बी वाला राइट रहेगा। मिनरल वाटर होता था पहले, लेकिन अब क्या होने लगा है, मिनरल ऑयल भी होने लगा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका क्या होगा, जो खनिज तेल ने भूमि और समुद्र पर युद्ध के तरीकों को कैसे बदल दिया, कैसे बदल दिया, तो इसका राइट रहेगा आपका बाय। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो जो है खनिज तेल है उसको परिष्कृत करके पेट्रोल बनाने में निम्नलिखित विकास का योगदान कैसे रहा, तो इसका जो रहेगा वो आपका सी वाला रहेगा, मोटर कार्स, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज्ड द मेथड ऑफ वॉरफेयर ऑन द लैंड एंड सी, यानी कि जो खनिज तेल ने भूमि और समुद्र के युद्ध के तरीकों को कैसे बदल दिया, तो कैसे बदल दिया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी वाला, तो बाय फ्यूलिंग टैंक्स एयरप्लेन्स एंड वॉरशिप्स, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई डू मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल, यानी कि जो आजकल कई बड़े जहाज है वो कोयले की जगह तेल को क्यों जलाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल, क्या रहेगा इसका सी वाला राइट रहेगा, बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो था हमारा दूसरा क्वेश्चन वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर हमें को एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पर क्या करना है, इस पैसेज को पहले तो केयरफुली पढ़ना है, हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स और कुछ नोट्स बनाने हैं एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, और एक टाइटल को सप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सीधा सीधा कि इस पैसेज को पढ़ना है और इसके ऊपर क्या बनाना है, एक टाइटल बनाना है। टाइटल किस तरीके से बनाना है, जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया हुआ है
हमें पढ़कर पता लग ही जाएगा कि किसके किसके बारे में इस पैसेज में बात की गई, क्या बताया गया है। तो जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया है उसका क्या बनाना, हमें टाइटल बना के लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर हमें यहाँ पर नोट्स बनाना है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन तीसरे को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। टाइटल क्या है आपका, वॉकिंग हॉलीडेज, फन, फिटनेस एंड कल्चर। तो यहाँ पर हॉलीडे और फिटनेस के बारे में इस पैसेज में बात की हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ नोट्स इसके छाटे। पहला पॉइंट बनाया है ट्रेवल प्लानिंग एंड यूजुअल प्रैक्टिस। इसमें कुछ हमने स्टार बना के लिखे हैं। पीपल प्रिफेयर हेजल फ्री ट्रेवल। दूसरा स्टार बनाया है एडवांस बुकिंग बाय ट्रेन, बस और एयर। अगला है एम इज कंफर्ट बिफोर स्टार्टिंग वेकेशन। इसी तरीके से दूसरा नोट्स बनाया है, क्या बनाया है, वॉकिंग एज अ हॉलीडे ऑप्शन। इसमें भी स्टार बना के लिखे बेस्ट हॉलीडेज इंजॉयड ऑन फुट एंड नॉट ट्रैकिंग इन अ वाइल्ड एरियाज। एंड अगला है वॉकिंग इंस्टीड ऑफ बस ट्रेन एंड, और यहाँ पे इस तरीके से आपका है बस ट्रेन और टैक्सी। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चौथे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन, चाहे वो 9th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी को काम आने वाली है कि हम वार्षिक पेपर की तैयारी करा रहे हैं। हमारा एक अपना ऐप है एनसीईआरटी कोचिंग, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, एनसीईआरटी कोचिंग नाम है उसका। वहां पर हम वार्षिक पेपर की तैयारी करा रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आपको वार्षिक पेपर में मेरिट लिस्ट में आना है तो अभी आप ज्वाइन कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर आपको सारे मॉडल पेपर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। 90 प्लस अगर आपको लाना है तो आपको अभी ज्वाइन करना है एनसीईआरटी कोचिंग। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी कि हमें अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना है टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन को लिखना है। इसी का अथवा भी देख लेते हैं, साथ में दोनों का सोल्यूशन हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अथवा में क्या पूछा गया हमसे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड asking him to come and spend few days during summer vacation with you। तो यहाँ पर अथवा में क्या लिखा है, आपको क्या पूछा गया है, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, किसके लिए, उसको अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो देखिए चलिए दोनों का सॉल्यूशन एक साथ देख लेते हैं। पहले हमें एप्लीकेशन देखनी है, देन हमको लेटर देखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी, यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन यानी कि स्कॉलरशिप। इस तरीके से आगे बढ़ना है। सर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, यानी कि मैं कक्षा 10 की आपके स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम इज 100 पर मंथ, यानी कि उनकी जो आय है वो क्या 1000 प्रति माह है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, यानी कि इसीलिए वे मेरी स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप। थैंक यू, धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, नाम और क्लास और फिर डेट। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। एप्लीकेशन में क्या करना है, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते, सबसे पहले कोमा का ध्यान नहीं लगाते। सबसे पहले आपको कोमा का ध्यान देना है, देन एप्लीकेशन को इस तरीके से सीध में लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर देखते से ही एप्लीकेशन के सारे नंबर दे दे। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। तो चलिए मैं एक बार और आपको पढ़कर बता देती हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी स्कॉलरशिप।
Sir, I beg to say that I am a student of class 10th in your school. My father is a poor farmer. His income is 100 per month. So he is unable to pay my school fees. Kindly grant me full fee concession scholarship. थैंक यू योर ओबिडेंटली। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्लास डाल देनी है और फिर डेट डाल देनी है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए लेटर देख लेते हैं, लेटर किस तरीके से लिखना है। तो समर वेकेशन के लिए लेटर हमें लिखना है। सबसे पहले क्या डाल देना, हमें सबसे पहले डाल देना है एड्रेस, एड्रेस डाल देना है। देन उसके बाद आपको डाल देनी है डेट, डेट डालिएगा। डियर फ्रेंड, हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। योर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ and mine also. Why do you not come here for a week? Last year I spent my summer vacation with you at your home at Saket Nagar in Bhopal. This year want that you spend your holiday with me at my home. This we shall go to temple of Mahakaleshwar and other holy places. So please do come, वेटिंग फ्रेंड सलोनी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना। एक बार मैं हिंदी अनुवाद में समझा देती हूँ ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहां पर ठीक होगी। योर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, यानी कि जो तुम्हारी परीक्षा है वो खत्म हो गई है अब। एंड माइन ऑल्सो, और मेरी भी यहाँ। वाई डू यू नॉट कम हियर, क्यों नहीं तुम यहाँ पर आती। फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। लास्ट ईयर, यानी कि अगले साल। आई स्पेंड माई समर वेकेशन विथ यू, यानी कि मैंने अपना समर वेकेशन किसके साथ व्यतीत किया था, तुम्हारे साथ किया था। एट योर होम एट साकेत नगर, यानी कि तुम्हारे घर पर साकेत नगर में, इन भोपाल, भोपाल में। दिस ईयर, इस साल। आई वॉन्ट दैट यू स्पेंड योर हॉलीडे विथ मी, यानी कि इस साल मैं चाहती हूँ कि तुम अपना समर वेकेशन मेरे साथ व्यतीत करो। एट माई होम, मेरे घर पर। we shall go to temple of Mahakaleshwar and other holy places. So please do come, यानी वेटिंग योर फ्रेंड सलोनी, यानी कि तुम्हारी दोस्त सलोनी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको नाम दिया हो तो वो लिखिएगा या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, पांचवें क्वेश्चन में, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना है, हमें ऐसे लिखना है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टॉपिक दिए हुए, 5 दिए हुए हैं, आप किसी एक पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहां से इस तरीके से आपको जो है ऐसे लिखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर देख लेते हैं। तो पहली लाइन क्या है आपकी, इंग्लिश एज इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है वो एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये पूरे देश में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश। यदि हमें इंग्लिश याद होगी, हम दूसरे देशों के लोगों से तभी बात कर पाएंगे जब हमें इंग्लिश याद होगी। तो किस तरीके से बोलना है कि वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, यानी कि इंग्लिश सीखने में बहुत ही सिंपल है, सरल है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये समझने का एक माध्यम है। एंड स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। इट इज वाइडली यूज्ड एज कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब। There is no language in the world which has a richer vocabulary than English, and many a people
लर्न इंग्लिश टू मेंटेन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, बहुत ही सरल भाषा में दिया है ताकि आपको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और याद करने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को इंग्लिश इतनी जल्दी याद नहीं हो पाती। तो उसके कारण मैं जितने सरल सेंटेंस में बनाकर लेके आ सकती थी उतने सरल सेंटेंस में बनाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आप एक एक सेंटेंस पढ़कर याद करेंगे उसमें आपको पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश। इंग्लिश इज इजी टू लर्न। It is the medium of understanding and study of science, technology, in trade, commerce, higher technical and scientific studies. It is widely used as communication around the globe. There is no language in the world which has a richer vocabulary than English. Many people learn English to maintain their status in their society. इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश का कंप्लीट करना है। चलिए हो गया आपका। अब वंडर ऑफ साइंस का भी देख लेते हैं, एक बार उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट कर सके। तो देखिए यहां से ये आपका वंडर ऑफ साइंस का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी कंप्लीट कर सके। जो आपको इजी टू लर्न लगे वो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहां तक ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठे क्वेश्चन में क्या हमें पूछा गया है, गिव द विजुअल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या एक विजुअल दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है एक पैराग्राफ जो 75 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चलिए इसका क्या किसके ऊपर दिया हुआ है पैराग्राफ, पहले तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में इसमें बताया गया है। तो उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो देखिए ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, यानी कि जो हमारी जिंदगी के लिए जो पेड़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इन्वायरमेंट, और पर्यावरण के लिए भी। दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यानी कि वे क्या हटाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से रिमूव करता है, हटाता है। एंड एड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लाता है। विच हेल्प अस, जो हमें मदद करता है ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लूट्स। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, मेडिसिन एंड वुड, यानी कि पेड़ जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और वुड यानी कि लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी देते हैं। ट्रीज ऑल्सो कूल आवर हाउस एंड सराउंडिंग। विदाउट ट्रीज, यानी कि जो पेड़ है वो क्या करते हैं, वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं। इस तरीके से विदाउट ट्रीज, यानी कि ट्री के बिना लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल, यानी कि जो बिना पेड़ के जो धरती पे जीवन क्या है, असंभव है। देयरफॉर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम, यानी कि हमें बहुत पेड़ लगाने चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू सेव अवर अर्थ, अपनी धरती को बचाने के लिए। एंड इंश्योर आवर हेल्थ फ्यूचर। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर जो है पैराग्राफ बनाना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड एड ऑक्सीजन विच हेल्प्स अस ब्रीथ। Trees prevent soil erosion and control floods. They provide fruit, medicine, and woods. Trees also cool our house and surrounding. Without trees, life on earth would be impossible. Therefore, we should be plant more trees and protect them to save our earth and ensure a healthy फ्यूचर। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया हुआ है हमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से पहला है आपका हर अंकल इज, यानी कि उसके चाचा एमएलए, उसके चाचा एमएलए है। तो इसमें क्या आएगा, ए एन या फिर द, तो इसमें आ जाएगा आपका एन।
जब भी शॉर्ट फॉर्म दिया हो तो क्या लगता है, एन लगता है। तो हर अंकल इज एन एमएलए, यानी कि उसके चाचा जो है विधायक है। ठीक है, अगला आपका हिज ग्रैंड मदर डेड डॉट डॉट कैंसर, यानी कि जब भी क्या हुआ है, उसकी दादी की मृत्यु कैंसर से हुई है। तो क्या लगाना है इसमें, फ्रॉम दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, या फिर ऑफ लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जब भी बीमारी के कारण कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है तो उसमें आपको ऑफ का यूज करना होता है। तो हिज ग्रैंड मदर डेड ऑफ कैंसर, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डॉट डॉट देयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका रीच्ड। तो किस तरीके से हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर, यानी कि क्या है इसमें, हमारे स्टेशन से निकलने से पहले ही वहां पर ट्रेन पहुंच चुकी थी, पहुंच गई थी। इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका वॉक केयरफुली डॉट डॉट यू विल फेल डाउन। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका और, वॉक केयरफुली और यू विल फेल डाउन, यानी कि सावधानी से चलो वरना तुम गिर जाओगे, और इसमें आ जाएगा आपका। अगला है आपका देयर आर डॉट डॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो इसमें आ जाएगा आपका मेनी, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यानी कि इस बगीचे में कई फूल है। इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका वी डॉट डॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसमें ऑट आ जाएगा। देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो हो गया आपका। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है 8वें क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। तो इसमें इफ का यूज करना है। तो क्या है इसका मतलब, जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो इसमें किसका यूज करना है, हमें इफ का यूज करना है और रिराइट इसको लिखना है फिर से। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं कि इफ, सबसे पहले क्या लग जाएगा हमारा, इफ लग जाएगा। इफ ही डज नॉट, if he does not invite me, if he does not invite me I won't attend the party। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे हो जाएगा, यदि वह मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं करता है तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। इस तरीके से इसका हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं क्या है अगला हमारा, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि रहा था रही थी में आपको बदलना है इसको। दे हैव मेड इट यानी कि उन्होंने इसे कर दिखाया। तो किस तरीके से हो जाएगा, देवर देवर मेकिंग इट। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, सी इज टू टायर्ड टू वर्क, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट। सो दैट का इसमें यूज करना है। तो क्या है, वह काम करने के लिए बहुत थकी हुई है। तो यूजिंग इसमें सो और दैट का यूज हमें करना है। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, टू की जगह सो लगा देना है। देखिए सी इज सो टायर्ड दैट, किस तरीके से, सी इज टू टायर्ड दैट सी कैन नॉट कैन नॉट सी कैन नॉट वर्क, यानी कि वह बहुत थकी हुई है कि वह काम भी नहीं कर सकती है। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका। तो किस तरीके से हो जाएगा,
देखिए इसका क्या है, उसने अपनी उंगली काट ली, इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो किस तरीके से बन जाएगा, ही डिड नॉट, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर, डिड नॉट कट हिज डिड नॉट कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली नहीं काटी, इस तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा। अगला क्या है हमारा, अनुज इज प्लेइंग चेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पर चेंज करना है तो किस किस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो इसका क्या है, अनुज इज प्लेइंग चेस, यानी कि जो अनुज है वो क्या खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, यानी कि चेस खेल रहा है, तो इसका यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, चेस इज बीइंग प्लेड being played by अनुज, इस तरीके से हो जाएगा इसका। अगला है आपका, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो इसका मैं आपको हु का यूज करना है, कॉम्बाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा कि द बॉय, कहाँ पे, यहाँ पे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग, हु यहाँ पे लग जाए आपका, हु इज स्टैंडिंग, the boy who is standing in the corner, the boy who is standing in the corner is my best friend, is my best friend, बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से हो जाएगा कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से जो है आपके पैसिव जो डुएस डायरेक्टेड थे, सॉरी डुएस डायरेक्टेड, वो सारे कंप्लीट हो गए, तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने थोड़ा समझाने की भी कोशिश की है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द बेकर्स आर नो इन गोवा एस, यानी कि जो गोवा के बेकर को किस नाम से जाना जाता था, तो कैसे जाना जाता था, बी वाला इसका राइट रहेगा, पैडर नाम से। अगला आपका, लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि जो लेंचो ने डाकघर के कर्मचारी को क्या कहा था उन्होंने, कि अ बंच ऑफ क्रॉप, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, तो कौन सा फूड था, फिश, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसमें आ जाएगा किटी, जो एने फ्रैंक था अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, तो किटी नाम दिया था उसने। तो देखिए इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसे अच्छे से पढ़ना है केयरफुली, एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट को देखिएगा अच्छे से, और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, यानी कि जो ये एक्सट्रैक्ट है वो कौन से लेसन से लिया गया है, तो कौन से लेसन से, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसमें हो जाएगा आपका पेपर, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग, तो इसका जो राइट रहेगा आपका थॉटफुल, बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वें क्वेश्चन का, सॉरी उसमें ए हमसे पूछा गया था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसी में हमसे क्या पूछा गया है, इसी में हमसे बी भी पूछा गया है इसी तरीके से। तो चलिए बी को भी देख लेते हैं। तो बी का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो कौन है पोएट, तो इसका हो जाएगा आपका रोबेन फ्रॉस्ट, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट डज स्टैंड फॉर फायर, तो इसका हो जाएगा आपका डिजायर, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, होम डज द पोएट सपोर्ट इन द एबव लाइन्स,
तो इसका हो जाएगा आपका दीज हु फेवर फायर, ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 10वें का जो ए और बी था वो दोनों ही सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वें क्वेश्चन से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां हो गया, 13वां हो गया, यहां से ये 14वां हो गया, 15वां हो गया और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए पूरा सेट है, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सॉल्यूशन भी पूरा आपको बताया है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, एनसीईआरटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही है। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो अभी जाओ और डाउनलोड करो एनसीईआरटी कोचिंग।